गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी भी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। गाइस, आज मैं जो स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो स्टोरी रियल लाइफ से इंस्पायर है, मगर कुछ इसमें मेरी इमेजिनेशन भी शामिल है। तो प्लीज़ इस स्टोरी को एंजॉय करें। और साथ ही मैं आप सबको स्टोरी के बारे में बता देती हूँ। दरअसल ये स्टोरी एक लड़की की है जिसे शायद अपने घर में प्यार नहीं मिला, इसलिए उस लड़की ने बाहर प्यार ढूंढा, मगर जिसने उसे भरोसा दिलाया कि मैं हूँ, उस पर्सन ने किस तरह उसका भरोसा तोड़ा और यहाँ तक कि उसकी इज्जत से खेलकर उसे समाज में बदनाम भी करवाया। गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक और न्यू स्टोरी, वाई चीट इन लव। और एक बात, विंग की एज 17 ईयर्स ओल्ड है और वांगजी 20 ईयर्स ओल्ड का। तो गाइस, हमारी कहानी की शुरुआत होती है जियान फैमिली से, जो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली है, मगर फिर भी वहाँ खुशी की रौनक थी, क्योंकि आज उस घर में जियान फेमियान की मैरिज थी। वो भी किसी और से नहीं बल्कि कांसी सेरेन से। दोनों ही खुश थे, हैप्पी थे। अब 1 साल बाद कांसी सेरेन ने एक ओमेगा बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने विंग रखा। कुछ साल तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। जियान फेमियान कांसी सेरेन और विंग से बहुत प्यार करता था, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, विंग अब 5 साल का हो चुका था। सभी जियान फेमियान से कहने लगे कि अब तुम्हें दूसरा बेबी प्लान करना चाहिए, क्योंकि विंग तो एक ओमेगा बॉय है, वो तो कल शादी करके दूसरे घर चला जाएगा, मगर यहाँ भी कोई होना चाहिए जो तुम्हारी पीढ़ी मतलब जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। पहले 6-7 साल तक तो जियान फेमियान ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय उनकी आर्थिक हालत भी सही नहीं थी। विंग भी गांव में ही स्कूल जाने लगा, पढ़ने लगा। इधर धीरे धीरे जियान फेमियान की हालत भी ठीक होने लगी। अब वो एक अच्छी जॉब कर रहे थे। अब उन्हें लगा कि उन्हें आगे बेबी प्लान करना चाहिए, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। विंग को जन्म देने के बाद कांसी सेरेन दूसरे बेबी को कंसीव ही नहीं कर पाई और देखते देखते 13 साल हो चुके थे। अब विंग पूरे 13 साल का हो चुका था, मगर अभी भी कांसी सेरेन दूसरे बेबी को कंसीव न कर सकी। ये देखकर विंग के ग्रैंड पेरेंट्स का बर्ताव विंग के मॉम कांसी सेरेन के प्रति क्रूर सा हो गया था। अब वो कांसी सेरेन को बार बार पर टोकने लगे थे। पहले कुछ महीनों तो जियान फेमियान ने कांसी सेरेन का साथ दिया, मगर धीरे धीरे वो भी विंग के मॉम से अलग होने लगे। विंग के ग्रैंड पेरेंट्स ने जियान फेमियान से कहा कि अब वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि ये तो इस घर को वारिस देने से रही। हमारा भी मन है अपने पोते के साथ खेलने का। पहले तो जियान फेमियान इस बात से एग्री नहीं थे, मगर समय के साथ उनका फैसला भी बदल गया और वो तैयार हो गए। मगर उन्होंने दूसरी मैरिज करने से पहले कांसी सेरेन से कहा कि वो अब अच्छा कमा रहे हैं तो मैं तुम्हारी और विंग की अच्छे से परवरिश करूँगा, मगर साथ ही मुझे दूसरी शादी करनी होगी, क्योंकि मुझे एक बेटा, अल्फ़ा बेटा चाहिए, जो मेरे नाम को आगे बढ़ाए, मेरी जनरेशन को आगे बढ़ाए। और हाँ, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम इसी घर में रहोगी, वरना तुम कहीं भी जा सकती हो। जियान फेमियान कांसी सेरेन को अपना फैसला सुनाकर चला गया। इधर कांसी सोचती है, अब मैं क्या करूं? मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूं जो काम करके अपने और अपने विंग की केयर कर सकूं, और ना ही मैं अपने डैड के पास जा सकती हूं, क्योंकि अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि जो मेरी और मेरे बच्चे की परवरिश कर सके। इसलिए कांसी को ना चाहते हुए भी जियान फेमियान के घर पर ही रुकना पड़ता है, क्योंकि जियान फेमियान ने कहा था वो उसकी और उसके बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। इसलिए कांसी मान जाती है। और अब विंग 14 साल का हुआ तब जियान फेमियान ने दूसरी मैरिज कर ली, वो भी यू से। मगर इस चीज़ का असर कहीं ना कहीं विंग के मन पर पड़ा। यू जैसे ही जियान फेमियान के घर आई, उसके 1 साल बाद ही यू ने 2 अल्फा बॉय को जन्म दिया, जिनका नाम चैन और जंसा था। ये देखकर तो यू का रुतबा उसके ससुराल में और जियान फेमियान की लाइफ में काफ़ी बढ़ गया। अब यू पहले पहले तो कांसी के साथ अच्छा बिहेव रखती थी, मगर जैसे ही बेबी आए, कांसी समझ लो उस घर की मेड बन चुकी थी। कांसी दिन भर घर का सारा काम करती, बच्चों को संभालती, यहाँ तक कि सब कुछ करती। और यू जो जियान फेमियान के साथ बैठी रहती, उसके साथ अच्छा टाइम एंजॉय करती। मगर कांसी दिन प्रतिदिन बद से भी बदतर लाइफ जीती। ये चीज़ विंग नोटिस कर रहा था। वो भी कभी कभी कुछ कामों में अपनी मॉम की हेल्प करता था, मगर अब विंग के दिमाग में कुछ और ही ख्याल पनपने लगे।
वो सोचने लगा, काश मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो मुझे और मेरी मॉम को संभाल सके। तभी उसी विलेज का एक पर्सन, मिस्टर लैनकुरेन, जो उस विलेज का रिच पर्सन था, साथ ही विंग के फादर भी उन्हीं की कंपनी में काम करता था। उनका बेटा लैन वांगजी जो हॉस्टल में पढ़ता था, क्योंकि वांगजी की मॉम की डेथ वांगजी को बर्थ देते समय ही हो गई थी, इसलिए कुरेन ने उसे 5 साल की उम्र से ही हॉस्टल डाल दिया था। वो कभी कभी ही छुट्टियों में विलेज आता था। वो अलग बात है कि वो विंग को जानता था, पहचानता था, मगर समय के साथ साथ विंग काफ़ी खूबसूरत हो गया था। एक बार वांगजी अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने विलेज घूमने आया था, जहां उसकी दोस्तों की नज़र विंग पर पड़ती है। वांगजी भी विंग की ब्यूटी देखकर चौंकता है, क्योंकि विंग बचपन में गोल मटोल से हुआ करता था, मगर अब समय के साथ वो बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव हो चुका था। जब वांगजी और वांगजी के दोस्तों की नज़र विंग पर पड़ती है तो वो विंग के साथ मज़ा करना चाहते थे, मगर वांगजी उन्हें बताता है कि ये विलेज है, यहाँ ओमेगा पैसे के लिए कुछ भी किसी के साथ भी नाइट स्पेंड नहीं करती है, क्योंकि यहाँ के पुअर लोगों के पास उनकी इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ लोग अपना फर्स्ट टाइम केवल अपने हस्बैंड के साथ ही पूरा करती हैं, उसके अलावा किसी और के साथ नहीं। वांगजी के दोस्त कहते हैं, क्या सच में? चलो क्यों ना हम आजमाएं। और वो सभी लोग, मेरा मतलब वांगजी के दोस्त, विंग को घेर लेते हैं और विंग के साथ बात करने लगते हैं, मगर विंग वांगजी के किसी भी दोस्त को भाव नहीं देता, उल्टा उन्हें कुछ न कुछ सुना के चला जाता है। अब अगले दिन दोबारा वांगजी के दोस्त विंग को घेर लेते हैं और वो दोबारा विंग को अप्रोच करने लगते हैं, मगर विंग फिर उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। ये चीज़ वांगजी नोटिस कर रहा था और वो विंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगा, मगर वो जानता था कि उसके फादर कभी भी विंग को स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही वांगजी से मैरिज करना चाहता था। वो तो केवल अपने दोस्तों की तरह ही विंग के साथ मज़ा करना चाहता था, क्योंकि वांगजी को भी किसी ने सिखाया नहीं था कि ओमेगा की इज्जत कैसे की जाती है। वो भी ओमेगा गर्ल या फिर ओमेगा बॉय को खेलने की चीज़ ही समझता था, क्योंकि उसने भी आज तक हॉस्टल में यही देखा था कि ओमेगा गर्ल हो या फिर ओमेगा बॉय, वो हर किसी के साथ भी सोने को तैयार हो जाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीत गए। वांगजी और वांगजी के दोस्त वापस हॉस्टल आ गए थे। बाकी दोस्तों के दिमाग से तो विंग निकल चुका था, मगर वांगजी के दिमाग से विंग नहीं निकला था। इसलिए जब अब कभी भी उसे मौका मिलता, वो बीजिंग से लिजियान सिटी निकल जाता और फिर विंग के बारे में पता करता। अब ऐसे ही 1 साल और निकल गया। वांगजी विंग के घर के हालात के बारे में सब पता चल गया था। अब वो एक दिन विंग को स्कूल से आते वक्त वांगजी रास्ते में मिल जाता है, जहाँ वांगजी विंग से बात करता है कि वो वांगजी है और वो इसी गांव में रहता है। वो अभी बीजिंग में हॉस्टल में है। वांगजी विंग से अच्छे से बात करता है तो विंग भी उससे अच्छे से बात करता है, क्योंकि दोनों ही एक ही विलेज से थे। अब धीरे धीरे उनकी बात बढ़ती है और दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वांगजी विंग को इतना प्यार करता था कि विंग को ये लगने लगा कि शायद वांगजी वही पर्सन है जिसका सपना वो 14 साल की उम्र से देख रहा है। अब समय ऐसा था कि विंग हमेशा वांगजी के आने का इंतज़ार करता था, क्योंकि वांगजी के साथ एक पल रहकर विंग अपने जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव, परेशानी सब भूल जाता था। उसे ऐसा लगता था कि वांगजी उसको सबके सामने स्वीकार कर लेगा, इसलिए उसने वांगजी पर भरोसा किया और अपनी इज्जत, मान सम्मान सब वांगजी को सौंप दिया और वांगजी के साथ इंटीमेट हो गया। अब विंग वांगजी के साथ इंटीमेट होने के बाद पिल्स भी लेने लगा, ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो सके। और ना ही विंग के घर वालों ने कभी विंग पर ध्यान दिया, मगर एक दिन अचानक विंग को एहसास हुआ कि उसे पीरियड नहीं आए। वो समझ चुका था कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात वांगजी को बताना चाहता था, मगर वांगजी इस बार बीजिंग से घर आने में लेट हो गया और देखते देखते 3 मंथ बीत चुके थे, मगर वांगजी अभी भी नहीं आया था। अब 4 महीने हो चुके थे। विंग का बेली थोड़ा थोड़ा सा सो होने लगा था। वो उसी हालत में स्कूल जा रहा था, मगर ये बात उसके स्कूल के कुछ बच्चों ने, यहाँ तक कि उसके टीचर ने भी नोटिस कर लिया था कि विंग प्रेग्नेंट है। और धीरे धीरे ये बात विंग के फादर जियान फेमियान तक पहुँच गई और साथ ही कुछ विलेज के लोगों के पास भी। उन्हीं लोगों में से किसी को पता था कि जियान फेमियान अपनी इज्जत के लिए विंग को जान से मार सकता है। उसने फटाफट चुपके से पुलिस में एक एफआईआर करवा दी, ताकि उस बच्चे की जान बच सके। अगले दिन पुलिस वाले के साथ में
मीडिया वाले भी जियान फेमियान के घर पहुंच गए थे, जहां जब उन्होंने विंग को देखा तो शौक, क्योंकि विंग बेड से उठ भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने उसके मॉम डैड यहाँ तक कि उसकी स्टेप मॉम यू ने भी विंग को बहुत मारा था। विंग को पूछा था कि ये बच्चा किसका है। विंग ने बता दिया था कि ये बच्चा लैन वांगजी का है, जिसे सुनकर जियान फेमियान अपना सिर पकड़ लेते हैं, क्योंकि लैन कुरेन से पंगा लेना उनकी बस से बाहर थी, क्योंकि उनके घर में 2 वक्त की रोटी भी लैन कुरेन की वजह से आती थी। लैन कुरेन इतना पावरफुल था कि वो 2 मिनट में जियान फेमियान का नामो निशान मिटा देता। मगर जब ये खबर मीडिया वालों को मिली तब उन्होंने कुरेन से भी सवाल किए, जिसे कुरेन ने साफ जुटला दिया कि ये बच्चे मेरे बेटे के हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो यहाँ नहीं बल्कि बीजिंग में रहता है। पुलिस वालों के कहने पर वांगजी को भी सिटी से बुलाया गया, जहाँ वांगजी ने भी अपने डैड के कहने पर वही आंसर दिया कि विंग झूठ कह रहा है कि वो बच्चे मेरे हैं, मेरे नहीं है। पता नहीं मुझसे पहले भी विंग कितने लोगों के साथ सो चुका है। वांगजी के ऐसे बातों को सुनकर विंग पूरी तरह टूट चुका था। अंत में पुलिस वाले जियान फेमियान से कहता है, इस बात का फैसला कोर्ट करेगी, तब तक विंग और इस बच्चे का कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब विंग इस बेबी को बर्थ देगा, जिसके डीएनए हम लैन वांगजी से मिलाएंगे, और अगर डीएनए वांगजी से मैच हो जाएगा उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि करना क्या है। उसके बाद पुलिस वालों की देखरेख में विंग का पूरा चेकअप होता है और पता चलता है कि विंग 2 बेबी से प्रेग्नेंट है। अब जैसे तैसे समय बीतता गया। कुरेन टेंशन में था और साथ ही जियान फेमियान भी, क्योंकि विंग अभी मात्र 17 साल का था और वो बेबी को बर्थ देगा तो उसके साथ काफ़ी सारे इशू थे। और अब जैसे तैसे समय बीतता गया, विंग ने 2 बेबी बॉय को जन्म दिया, और जब डीएनए से पता चला कि ये बेबी लैन वांगजी के है, तब लैन वांगजी से पूछा गया कि क्या वो अपने बेबी को आज अपनाएगा या नहीं। लैन वांगजी अपने डैड की वजह से विंग और अपने बेबी को अपनाने से मना कर देता है, जिसकी वजह से वांगजी को 7 साल की कैद हो जाती है। और जब विंग से पूछा जाता है कि वो अपने बेबी को रखना चाहता है तो जियान फेमियान भी मना कर देते हैं, क्योंकि उनका बेटा अभी 18 साल का नहीं हुआ था। इसलिए दोनों न्यूबॉर्न बेबी को चाइल्ड केयर सेंटर भेज दिया जाता है। अब कुछ समय बाद जब विंग पूरी तरह ठीक हो जाता है, तब उसके फादर विंग की शादी 2 बच्चों के फादर से करना चाहता था, मगर विंग मना कर देता है कि वो किसी से भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। जिस माँ के लिए उसने अपनी इज्जत दांव पर लगाई, वो मोम उसे छोड़कर चली गई थी। जिस प्यार पर उसने भरोसा किया, उस प्यार ने उसे धोखा दिया। यहाँ तक कि जिन बच्चों को उसने बर्थ दिया वो भी पता नहीं कहाँ किस परिवार के पास है, ये भी वो नहीं जानता। इसलिए विंग ने फैसला किया कि वो इस जगह से, इस विलेज से दूर चला जाएगा। विंग वो घर छोड़ देता है और चलते चलते दूसरी सिटी पहुंच जाता है, जहां 4 दिन से भूखा प्यासा विंग रोड पर चलते ही जा रहा था। कई बार तो उसे ख्याल आया कि वो अपनी जान दे दे, मगर शायद उसके पास वो हिम्मत नहीं थी। वो चलते ही जा रहा था। अचानक वो एक जगह बेहोश हो जाता है। वहीं पास से एक गाड़ी गुजर रही थी। अब उसमें से एक आदमी नीचे उतरता है और विंग को बेहोश देखकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसे अपने साथ ले आता है। वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि जॉन था, जो कि एक एनजीओ चलाता था, जहां विंग के जैसे बहुत सारे ओमेगा गर्ल, ओमेगा बॉय थे, जो सब साथ में रहकर एक दूसरे का सहारा बनते थे। वो लोग उस एनजीओ में रहकर काम भी करते थे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते थे। अब करीब 7 साल बाद वांगजी बाहर आता है, जहां जब वो गांव जाता है तब उसके डैड उसे कुछ पैसे देकर हमेशा बीजिंग में ही सेटल होने को कहते हैं। मगर वांगजी इन 7 सालों में समझ चुका था, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है। ये तो हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम गरीब को किस नज़र से देखते हैं। ये सोच के वो अपने डैड से कहता है, डैड मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही आपका नाम और ना ही आपके पैसे। आपने अपने पैसे के लालच में, अपने नाम के लालच में, झूठी शान के चलते मुझसे एक सीधा सच्चा विंग का साथ छुड़वा दिया, मेरे बच्चों को मुझसे अलग करवा दिया। अब मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। और इतना कहकर वो उस घर को छोड़कर चला जाता है और सोचता है, विंग कहाँ होगा, मेरा विंग इस दुनिया में होगा भी या नहीं। और वांगजी भी लिजियान सिटी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है। वांगजी काफ़ी जगह नौकरी की तलाश करता है,
मगर उसके बैकग्राउंड के चलते उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे कोई वास्ता नहीं रखते। इसलिए वांग जी अब कंस्ट्रक्शन साइड में लेबर की जॉब करता है और अपना गुजारा चलाता है। मगर साथ ही उसने एक उम्मीद बांधी थी कि काश एक बार वो विंग से मिल पाता तो उससे अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांग लेता। इधर विंग ने उस एनजीओ में रहकर काम किया और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी की और अब वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और बिजनेस से जो भी अर्निंग करता है उससे वो उन एनजीओ की हेल्प करता है जो कि बच्चों और महिलाओं की हेल्प में अपना योगदान देते हैं। यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने में विंग ने काफ़ी मेहनत की है और आज वो 35 साल का एक कामयाब बिजनेसमैन है। जहाँ आज सभी लोग मीडिया वाले उस 35 साल के बिजनेसमैन को कवर करने आए थे जिसने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ऊंचाई को हासिल कर लिया था। जैसे ही विंग को वांग जी टीवी पर देखता है वो तुरंत विंग से मिलने उस जगह पहुंचता है जहां विंग इंटरव्यू दे रहा था, मगर गार्ड वांग जी को अंदर नहीं जाने देते। अब विंग जब वहां से जा रहा था, वांग जी विंग को जोर से आवाज़ लगाता है, विंग। जैसे ही विंग के कानों में वांग जी की आवाज़ आती है वो रुककर उस तरफ देखता है। वो वांग जी को पहचान नहीं पाता क्योंकि वांग जी की बुरी हालत थी। फिर भी विंग वहां पर जाता है और वांग जी जैसे ही विंग को देखता है वो उसे नाम से पुकारता है, विंग। अब विंग समझ जाता है कि ये वांग जी है। विंग कहता है, वांग जी तुम? वांग जी कहता है, हाँ विंग, मैं तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने आया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग के आंखों में आंसू थे। वो वांग जी के कहे उन हर शब्दों को याद करता है और वांग जी से कहता है, क्यों आए हो यहाँ? जहाँ वांग जी कहता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो मुझे। विंग कहता है, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पर उससे पहले तुम वादा करो कि तुम दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। वांग जी ओके कहता है और बाहर निकलता है। जैसे ही वो उस हॉल से बाहर आता है और रोड क्रॉस करने वाला था, तभी अचानक एक तेज स्पीड में चलने वाला ट्रक वांग जी को हिट कर देता है और वांग जी वहीं दम तोड़ देता है। तभी वहां पर लोगों की भीड़ लग जाती है और वो लोग वांग जी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब अगली मॉर्निंग विंग न्यूज़पेपर में देखता है जहां लिखा था कि उस होटल के बाहर एक आदमी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। सुनने में आ रहा है कि वो एक लेबर था जो कंस्ट्रक्शन साइड में काम करता था। उसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा है। अगर आप लोग में से कोई इस पर्सन को जानता है तो प्लीज़ बीजिंग के इस होटल में आके बॉडी की शनाख्त करें। विंग सोचता है कल वांग जी ने भी लेबर के कपड़े ही पहने थे, तो वो तुरंत घर से बाहर आता है और गाड़ी में बैठता है और सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है जहां डॉक्टर विंग को देखकर कहते हैं, सर आप और उस लेबर की बॉडी शनाख्त करने आए हो? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं उस पर्सन को जानता हूँ। डॉक्टर विंग की बात मानकर उसे मर्चुरी में ले जाता है जहाँ विंग जैसे ही वांग जी का फेस देखता है वो उसका फेस नहीं देख पाता क्योंकि फेस का बुरा हाल था। मगर जब वो कपड़े देखता है तो वो उसे याद करता है कि कल वांग जी ने यही कपड़े पहने थे और वो वही टूटकर बिखर जाता है और रोने लगता है और वांग जी की बॉडी से पूछता है कि क्यों वांग जी, तुमने मुझे प्यार में धोखा क्यों दिया? तो तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, फिर क्यों तुमने सबको नहीं बताया कि मैं तुम्हारा हूँ? वो बच्चे तुम्हारे क्यों नहीं बताया? क्यों तुमने मुझे प्यार में धोखा दिया? क्यों मेरा भरोसा तोड़ा? क्यों वांग जी, क्यों? मुझे जवाब दो, क्यों? इसी के साथ गाइस मेरी ये छोटी सी स्टोरी यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। मैं जानती हूँ मैंने इस स्टोरी की एंडिंग सैड मोमेंट पर की है और मैं ये जानती हूँ कि वांगशांग को पसंद करने वाले मेरे व्यूअर्स को ये स्टोरी पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो वांगशांग में से किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। वो हमेशा उन्हें हैप्पी ही देखना चाहेगा। पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस स्टोरी में रियलिटी भी है और कुछ मेरी इमेजिनेशन भी। तो जिस तरह की ये स्टोरी है उसमें आप सब लोग सोच ही सकते हैं कि अगर कोई लड़की 16-17 साल की उम्र में माँ बन जाए तो समाज की नज़रें ताने उसे कभी भी जीने नहीं देती। अगर कोई जी भी ले तो बहुत कम ही पेरेंट्स होते हैं जो समाज की परवाह न करते हुए अपने बच्चों का साथ देते हैं। तो गाइस ज़्यादा बात न करते हुए
मैं आपसे विदा लेती हूँ और अब आपसे कल मिलूँगी एक नई स्टोरी के साथ में। और अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ गाइस, इस स्टोरी से अगर किसी के मन को ठेस पहुँची हो तो आई एम सो सॉरी। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था और ना ही मैं कभी किसी को ठेस पहुँचाने के बारे में सोच सकती हूँ। मेरा केवल इस स्टोरी को सुनाने का केवल एक ही मतलब था कि आज के ज़माने में हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। बाकी आपका मानना क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।